रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 4। काशवी तैयार होकर आदित्य के रूम में जाती है। वो डरते हुए उसके कमरे के अंदर जाती है, लेकिन कमरे में उसको आदित्य नहीं मिलता। आदित्य सोकर उठने के बाद सीधे वॉशरूम चला गया था। काशवी को बाथरूम के अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। उसने जल्दी से आदित्य का कमरा ठीक किया और कपबोर्ड से जाकर उसने आदित्य के कपड़े निकाले। उसके बाद वो रूम से बाहर आकर किचन की ओर चली गई। किचन में जाकर काशवी ब्लैक कॉफी बनाती है। आदित्य जब अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसे रूम एकदम परफेक्ट मिलता है। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, उसके कपड़े निकले हुए थे। हालांकि आदित्य अपना कमरा साफ ही रखता था, लेकिन काम करते वक्त उसकी साइड टेबल्स पर फाइल्स हुई थी। लैपटॉप की वहीं रखा हुआ था और ब्लैंकेट भी वैसे बेड में फैला हुआ था, जो कि काशवी ने सब अच्छे से अपनी जगह पर रख दिया था। जब वो कपड़ों के पास जाता है तो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, सर्वेंट्स ने आज मैचिंग तो बहुत अच्छी निकाली है, आई एम इम्प्रेस। आदित्य वो कपड़े पहन लेता है, तब तक में उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है। आदित्य कम इन बोलता है। आदित्य ने जब चेहरा घुमाकर देखा तो पीछे सर्वेंट खड़ा था। उसने कहा, सर आपके लिए कॉफी। आदित्य ने कहा, रख दो। वैसे आज तुम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है। इस महीने की तुम्हारी सैलरी मैं बढ़ाने की सोच रहा हूँ और आज हर चीज तुम लोगों ने टाइमली किया है। सर्वेंट ने अजीब से मुंह बना लिया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य क्या कह रहा है? सर्वेंट राजेश ने कहा, सर अभी तक तो आपका कमरा हमने साफ नहीं किया है। आदित्य ने कहा, तो किसी और सर्वेंट ने किया होगा। राजेश ने कहा, नहीं सर, अभी आपके कमरे में कोई भी नहीं आया है। हाँ, लेकिन मैंने कुछ वक्त पहले काशवी मैडम को देखा था कमरे से बाहर निकलते हुए, हो सकता है उन्होंने ही किया होगा। और मैंने कॉफी आपके लिए भिजवाई है। राजेश को कॉफी टेबल पर रखता है और मुड़कर जाने लगता है कि तभी उसको आदित्य की आवाज आती है। आदित्य ने उससे कहा, उसको बुलाकर लाओ। राजेश को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, सर उसको किसको? अपनी मैम को बुलाकर लाओ। फिर से राजेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आशी मैम को या काशवी मैम को? आदित्य ने गुस्से में कहा, दिमाग में पत्थर पड़े हैं तुम्हारे, काशवी को बुलाकर लाओ। थोड़ी देर बाद में सर्वेंट फिर से आदित्य के कमरे में आता है और कहता है, सर वो पूजा कर रही है, इसीलिए मैंने उन्हें बताया नहीं कि आपने बुलाया है। उसके बाद में जब दोबारा उन्हें बुलाने गया तो किचन में काम कर रही थी और वो काफी बिजी थी। मैंने उनको बोल दिया है, वो थोड़ी देर में आती होंगी। आदित्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने उसको बुलाया, उसको अभी आना चाहिए था ना, अपना काम करने के बाद आएगी, मुझे इंतजार करवाएगी। आदित्य गुस्से में अपने कमरे से निकल गया और वो हॉल में गया। पहले तो उसने मंदिर की तरफ देखा तो काशवी वहां नहीं थी। उसके बाद वो किचन की ओर गया। काशवी वहां पर सबके लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी और सारे सर्वेंट उसकी मदद कर रहे थे। आदित्य तेज कदमों से उसके पास गया और वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। अचानक से हुई इस हरकत से सारे सर्वेंट एक तरफ खड़े हो गए और काशवी डर गई। आदित्य जब उसे किचन से ले जाने लगा तो मुड़कर एक बार सर्वेंट्स को देखकर कहता है, तुम लोगों को सैलरी में काम करने की देता हूं, ना कि काम करवाने की देता हूं। उसके बाद फिर से आदित्य काशवी का हाथ खींचकर सीढ़ियों से ले जाने लगा। आशी जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, आदित्य को इस तरीके से काशवी को खींचता देखकर आशी ने कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? रेहान जो अभी एक्सरसाइज करके ही आया था, वो भी आदित्य को इस तरीके से देखकर हैरान था और मन में कहता है कि चलो आज इसको भाई के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये सारी आवाज है जब हॉल से आ रही थी तो पुष्पेंद्र जी भी अपने कमरे से निकल आए। उन्होंने जब देखा कि आदित्य काशवी को खींचते हुए लेकर जा रहा है तो उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, आदित्य क्या कर रहे हो तुम? काशवी का हाथ छोड़ो। आदित्य ने गुस्से में कहा, काका इस वक्त कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वो काशवी को खींचते हुए अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। काशवी अपना हाथ छुड़वा रही थी और कह रही थी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? आदित्य उसको कमरे के अंदर ले जाकर उसे धक्का देता है और उसकी तरफ बढ़ता है। धक्के की वजह से काशवी का चेहरा दूसरी ओर था, लेकिन जैसे ही काशवी ने पलटकर आदित्य की ओर देखा तो आदित्य का गुस्सा मानो पल भर में गायब ही हो गया। आदित्य ने जैसे ही काशवी को देखा वो देखता ही रह गया। वो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि आज काशवी सिर्फ सुंदर ही नहीं लग रही थी, आज उसकी मांग में सिंदूर भी था। आदित्य उसकी मांग के सिंदूर को देख रहा था, जो काशवी के चेहरे पर और निखार ला रहा था। वो मन में सोचता है, इसने आज सिंदूर लगाया है, रोज तो नहीं लगाती है, तो फिर आज क्यों? लेकिन अगले ही पल उसने सवाल किया, राजेश से कॉफी तुमने भेजी थी? इस बार आदित्य ने थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जी मुझे पता है आप सुबह ब्लैक कॉफी नहीं पीते तो आपके सर में दर्द होने लगता है, इसीलिए मैंने आपके लिए कॉफी भिजवाई थी। देखें, अगर आपको काफी अच्छी नहीं लगी तो मैं कल से अच्छी बनाऊंगी।
मेरा कमरा तुमने साफ किया है। जी कोई गलती हुई है क्या मुझसे? मैंने आपके कपड़े निकाल दिए थे, आपकी रुमाल, परफ्यूम, वॉच सब रख दिया था ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े, लेकिन मुझे आपका वॉलेट नहीं मिला तो वो नहीं रख पाए। आई एम सॉरी। क्या आप उस वजह से गुस्सा है? आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं दे देती हूँ। और ये कमरा वैसे ही साफ है ना जैसा आपको पसंद है। कोशिश तो मैंने की थी, अगर आपको अच्छा नहीं लगा कुछ तो बता दीजिए, मैं ठीक कर देती हूँ, काशवी ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। लेकिन प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से सब ध्यान रखूंगी और कॉफी भी वैसी ही बनाऊंगी जैसी आपको पसंद है। मुझे बता दीजिए आपको कैसी कॉफी पसंद है। काशवी ने ये सब बहुत ही मासूमियत से कहा कि आदित्य की नजर एक पल भी उसके चेहरे से नहीं हटी, उसकी मासूमियत में खोसा गया। मुझे गुस्सा इस वजह से आ रहा है कि तुम मेरे काम क्यों कर रही हो? मैंने क्या तुमसे कहा कि मेरे काम करो? इस घर में बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, तो तुम क्यों कर रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? मैंने तुम्हें कहा कि मेरा काम करो, मैंने तुम्हें तुम्हारा कमरा देकर रखा है ना, उसी तक सीमित रहो। मेरे कमरे में नहीं आने की जरूरत है और ना ही मेरा काम करने की जरूरत है। और जो फाइल्स को तुमने उठाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स है, अगर उसका एक पेज भी इधर से उधर हो जाता तो तुम जानती हो मुझे कितनी परेशानी होती सारे पेजेस को दोबारा से अरेंज करने में। सर्वेंट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो कभी भी मेरी फाइल्स को टच नहीं करते हैं। इवन रॉकेट और रिहान भी नहीं, वो भी जानते हैं कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। आदित्य ने सारी बातें बहुत ही गुस्से में कही। और अचानक से तुम ये सारे काम क्यों कर रही हो? काशवी ने कहा, मैं मानती हूँ कि घर पर बहुत सारे लोग हैं आपका काम करने के लिए, लेकिन घर के बाकी काम भी करती हूँ ना, तो आपका क्यों नहीं? और अगर मैंने आपका सामान छुआ तो प्रॉब्लम क्या है? मैं नेक्स्ट टाइम से आपकी फाइल को नहीं हाथ लगाऊंगी। मैंने कहा ना, तुम मेरे कोई काम नहीं करोगी। तुम भूल रही हो क्या कि तुम इस घर में जबरदस्ती हो? तो फिर क्यों तुम मेरे काम कर रही हो? आदित्य ने इरिटेट होते हुए कहा। आदित्य ने उसके करीब जाकर उसके कंधे पकड़कर झटका, जिससे काशवी थोड़ा सा सहम गई। आदित्य ने कहा, बोलो तुमने ये सिंदूर क्यों लगाया है? देखिए मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। काशवी की आंखों में इस वक्त आंसू थे, जिसको देखकर आदित्य ने उसके कंधे से अपने हाथ ढीले कर दिए और अपने हाथ नीचे कर लिए। काशवी ने अपनी लाल आंखों से उसको देखते हुए कहा, सिंदूर मैंने क्यों लगाया है ये तो आप अच्छे से जानते होंगे ना, एक लड़की सिंदूर कब लगाती है? और रही बात आपके काम करने की, तो वो मेरा हक भी है और मेरा फर्ज भी। आप चाहकर भी मुझे खुद के काम करने से रोक नहीं सकते, लेकिन आपके काम करते वक्त मैं आपकी पसंद नापसंद का ख्याल जरूर रखूंगी। आपकी कॉफी ठंडी हो गई होगी, मैं राजू भैया से कहकर इसे दोबारा से गर्म करवा कर भेजती हूँ। मुझे पता है आपने वॉलेट रखा कहीं और होगा और आप ढूंढ कहीं और रहे हैं। मैं आपको आपका वॉलेट ढूंढ कर देखती हूँ, वैसे हॉल में ही होगा। काशवी वहां से जाने लगी, तभी उसने बिना आदित्य की ओर देखे कहा, और रही बात इस सिंदूर की, तो इसे लगाने का हक आपने ही मुझे दिया है, तो फिर ये सवाल क्यों? इतना कहकर काशवी वहां से चली गई। आदित्य अभी काशवी की बातों को सोच रहा था और अपने आप से बोलता है, ये इतना बदला बदला बिहेव क्यों कर रही है? हुआ क्या है इसे? जिन चीजों के लिए ये भागती थी आज उन्हीं चीजों के लिए मुझसे लड़ रही है। आदित्य कुछ देर में हॉल में आता है। आशी और रेहान उसकी तरफ देख रहे थे। जहां पर आशी आदित्य को गुस्से से देख रही थी, वहीं रेहान मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी पुष्पेंद्र उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें लोनावला जाना होगा आदित्य, हमारे बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, इसके लिए कई कंपनियों ने अप्लाई किया है और तुम जानते ही हो ये हमारा लीगल काम है, इसीलिए तुम्हें पर्सनली वहां जाकर ये काम करना होगा। जी मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर आदित्य आगे बढ़कर जाने लगते हैं, तभी काशवी उसको पीछे से आवाज लगाती है, रुकिए, आपकी कॉफी। जल्दी जल्दी में अपने कॉफी तो पी ही नहीं, और ये आपका वॉलेट यही सोफे के कुशन के नीचे रखा हुआ था, मैं कह रही थी ना आपसे कि आप कहीं पर रखकर भूल गए होंगे। आदित्य उसको बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था और वही बाकी के सब काशवी और आदित्य को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। आशी ने तो अपनी दोनों आईब्रो को आपस में जोड़ लिया और वहीं रेहान आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। पुष्पेंद्र बिना किसी भाव के दोनों को देख रहे, वो समझने की कोशिश कर रहे हो क्या रहा है। आशी मन में सोचती है, अभी तो भाई इस पर गुस्सा कर रहे थे, इतनी जल्दी ये नॉर्मल हो गई, जैसे भाई ने इसको कुछ कहा ही ना हो। वही चीज रेहान भी सोच रहा था, भाई की डांट सुनने के बाद भी ये ऐसे रिजेक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन पुष्पेंद्र जी खुश थे दोनों को इस तरीके से देखकर। रॉकेट भी सब देखकर हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी ये सब देखकर।
काशवी ने आगे बढ़कर आदित्य को कॉफी का मग दिया और कहा, आप बैठकर शांति से कॉफी पी लीजिए, और उसको वॉलेट पकड़ते हुए बोली, और ये आपका वॉलेट। पुष्पेंद्र ने कहा, हाँ आदित्य बैठो, हमेशा इतनी जल्दी में रहते हो जैसे कि कहीं की तुम्हारी ट्रेन छूट रही हो, कुछ तो काम शांति से किया करो। उनकी बात सुनकर आदित्य ने एक नज़र काशवी की ओर देखा और अगले ही पल पुष्पेंद्र जी को और दोनों को देखने के बाद वो सोफे पर जाकर बैठ गया। सोफे पर भी जब वो बैठा तो आशी, रेहान कभी आदित्य और कभी काशवी को देखते। आदित्य इन सब चीजों को देखकर और भी ज्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन उसने अपनी कॉफी खत्म की और वहां से उठकर बाहर की निकल गया। काशवी अपने रूम में जाती है। वो इधर उधर बैठकर बोर हो रही थी। अब तो उसके पास कुछ काम भी नहीं था करने को, और इस वक्त उसकी कॉलेज की कुछ दिन की छुट्टियां भी चल रही थी। तभी उसके पास आशी आती है। आशी ने उसके रूम का दरवाजा नॉक किया। काशवी ने कहा, अंदर आ जाओ। काशवी ने देखा वहां पर आशी खड़ी थी। वो अंदर आती है और काशवी के पास बैठ जाती है। आशी ने कहा, भाई ने फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी की ना, उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया ना? कॉल। काशवी ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया का नेचर ही ऐसा है, उन्हें गुस्सा छोटी छोटी सी बात पर आता है। आशी ने फिर कहा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। काशवी ने कहा, आज तुमने सिंदूर क्यों लगाया है? तुम रोज तो नहीं लगाती हो, फिर आज क्यों? उसकी बात सुनकर काशवी फ्लो की तरफ देखने लगी और मुस्कुरा कर कहा, तुम और तुम्हारे भैया दोनों एक जैसे ही हो, उन्होंने भी आज मुझसे यही सवाल किया था और अब तुम भी सेम सवाल कर रही हो। तो मैं बता देती हूँ, शादी हुई ना मेरी तुम्हारी भैया से, लेकिन तुम तो ये शादी नहीं मानती थी। मेरे मानने या ना मानने से कुछ बदलने वाला तो नहीं है ना आशी? सच तो यही है, शादी हुई है, और शुरुआत में ये सारी चीजें मेरे लिए इतनी आसान भी तो नहीं थी। मैं इस घर में रहती हूँ तुम्हारे भैया की पत्नी की हैसियत से, तो फिर सिंदूर लगाने में क्या प्रॉब्लम है? आशी मन में कहती है, बात इतनी सी नहीं है काशवी, तुम बदल रही हो, और इन 3 हफ्तों में तुम में मैंने बहुत से बदलाव देखा है, खासकर कि आखिरी के 2 दिनों में। और ये जो तुम शादी का बहाना बना रही हो ना, ये सिर्फ तुम अपने आप को सांत्वना दे रही हो। मुझे तो लगता है कि अब तुम भैया से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काशवी तो भैया से नफरत करती थी, उसे भैया का ना काम पसंद था ना खुद भैया, और जिन हालातों में इनकी शादी हुई है उसमें तो भैया को पसंद करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो फिर क्यों तुम ये सब कर रही हो? आशी ने काशवी से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जिंदगी तुम्हारी है तो फैसले भी तुम्हारी होंगे ना। अब मैं चलती हूँ, मैंने सोचा कि शायद तुम अपने कमरे में बोर हो रही होगी तो मैं तुमसे बातें कर लूँ। काशवी ने कहा, अच्छा किया, मैं सच में बहुत बोर हो रही थी। शाम के वक्त सभी हॉल में बैठे थे। रेहान किसी काम से बाहर गया था और रॉकेट आदित्य के साथ इस वक्त काशवी, आशी और पुष्पेंद्र हॉल में बैठे हुए थे कि तभी आदित्य आता है। उसके पीछे रॉकेट भी आ रहा था। आदित्य आज काफी थका हुआ लग रहा था। पुष्पेंद्र आदित्य को अपने पास बुलाते हैं और कहा, आयरन मैन तुम आज काफी थके हुए लग रहे हो, लगता है बहुत सारा काम करके आ रहे हो। हाँ काका, आज का दिन काफी थकान भरा रहा, आदित्य ने कहा। तभी उन्हें पीछे से रेहान की आवाज आती है, भाई लेकिन आपको तो अभी थोड़ी देर बाद लोनावला के लिए निकलना है। हाँ आदित्य, पुष्पेंद्र ने कहा, ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, तुम जब आज लोनावला के लिए निकलोगे तो लेट नाइट ही पहुंचोगे, और फिर सुबह मीटिंग भी तो है। काका इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम चाहते हैं कि तुम काशवी को अपने साथ लेकर जाओ। तुम लोगों की जब से शादी हुई है तब से काशवी कहीं गई नहीं है, बेचारी घर पर ही रहती है, और गई भी तो कहाँ, कॉलेज तक। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम काशवी को लोनावला लेकर जाओ। काशवी उनकी बात सुनकर हैरान थी, वही आदित्य की नजर इस वक्त काशवी के ऊपर थी। आदित्य ने कहा, लेकिन मैं तो काम से जा रहा हूं ना, घूमने थोड़ी नहीं जा रहा हूं। पुष्पेंद्र ने कहा, ठीक है, काम से जा रहे हो, वहां के एनवायरनमेंट में रहकर शायद काशवी को भी थोड़ा चेंज मिल जाए, और उसे घुमा भी देना, क्या प्रॉब्लम है? हमने कह दिया ना कि काशवी तुम्हारे साथ जाएगी का मतलब जाएगी, और अगले 1 घंटे में तुम दोनों को निकलना है। पुष्पेंद्र ने काशवी की ओर देखते हुए, काशवी सॉरी बेटा, हमने अभी ही अचानक से प्लान किया, तुम देख रहे हो ना कि ये कितना थका हुआ है, हम चाहते कि वहाँ इसका देखभाल करने के लिए कोई हो, और फिर एक पत्नी से ज्यादा अच्छी देखभाल तो कोई नहीं कर सकता। काशवी ने कहा, जैसा आप कहे काका, तो जाओ अपने बैकपैक कर लो और हमारे आयरन मैन का भी बैकपैक कर दो। जी। काशवी और वहां से चली गई, और उसके पीछे आदित्य भी। आशी ने अपने डैड से कहा, आपने ये ठीक तो किया है ना डैड? आई मीन आप जानते हैं दोनों के बीच की सिचुएशन कैसी है, फिर भी आप काशवी को भैया को एक साथ भेज रहे हैं। पुष्पेंद्र ने कहा, हम जानते कि हम क्या कर रहे हैं। रेहान ने भी कहा, क्या जरूरत है काका उस लड़की को भाई के साथ भेजने की? आप जानते हैं ना भाई को, वो उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। रेहान, हम जानते हैं कि तुम काशवी को पसंद नहीं करते,
लेकिन ये भी तो सोचो, बेचारी कब से इसी घर में है, उसे भी कहीं बाहर जाना चाहिए। हम सब तो कहीं ना कहीं होकर आ जाते हैं, वो कहीं पर भी नहीं जा पाती। रेहान ने फिर कहा, जैसा आपको ठीक लगे काका। अदित्य अपने कमरे में जाता है तो काशवी उसके कपड़े पैक कर रही थी। अदित्य तेज कदमों से उसके पास जाकर कहता है, तुम काका से मना कर सकती थी ना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना, तो कहा क्यों नहीं किया। काशवी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं क्यों मना करती काका को, आप भी तो मना कर सकते थे, लेकिन आपने तो किया नहीं। मैंने मना किया था, अदित्य ने कहा। काशवी ने कहा, लेकिन फिर काका ने जोर देकर कहा, ना तो क्या मना कर पाए, तो मैं कैसे मना कर पाती, वो इतनी उम्मीदों के साथ मुझसे कह रहे थे। और बड़ों को इस तरीके से मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ चलूं तो आप खुद जाकर काका से कह दीजिए, मैं नहीं कहने वाली। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे उनका दिल दुखे। लेकिन बता दीजिए, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं अपने बैग में पैक करूं। अदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, जाओ और अपना बैग पैक करो। 1 मिनट, अभी मैंने आपका बैग पैक नहीं किया है, पहले ये तो कर दूं। काशवी ने कहा। उसने ये बात बहुत ही नॉर्मली कही थी। अदित्य उसको गुस्से भरी नजर से देखकर वॉशरूम चला गया। कुछ देर में वो दोनों हॉल में आते हैं। रॉकेट ने उन दोनों के बैग्स कार में रख दिए थे। आशी ने काशवी को गले लगाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। काशवी ने पुष्पेंद्र के पैर छुए तो उन्होंने कहा, हमेशा खुश रहो और प्लीज बेटा इसका ख्याल रखना, तुम देख रही हो ना इसकी आंखें कैसी है, सोता तो है नहीं ढंग से, और अगर रास्ते में ये कार ड्राइव नहीं कर पाता है तो किसी होटल में रुक जाना, क्योंकि ये कोई ड्राइवर को लेकर जाएगा नहीं अपने साथ। काशवी ने कहा, जी काका मैं ख्याल रखूंगी। अदित्य मन में कहता है, इसके आने के पहले मैं अपना ख्याल नहीं रखता था क्या, जो काका हर बात में इससे यही बोलते हैं, मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो अपना ख्याल नहीं रख सकता। फिर वो दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। अदित्य कार ड्राइव कर रहा था और काशवी उसके बगल में बैठी थी। अदित्य ने कार आगे बढ़ा दी। वो दोनों रास्ते में थे। अदित्य एकदम शांति से गाड़ी चला रहा था और काशवी खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। तभी उनकी गाड़ी का एक और गाड़ी पीछा कर रही थी। उसमें बैठा आदमी किसी से फोन में कहता है, बॉस अभी अभी आदित्य प्रताप सिंह की गाड़ी उसके घर से निकली है, वो कहीं जा रहा है और उसके साथ एक और लड़की भी है। दूसरी तरफ के आदमी ने कहा, उनका पीछा करो। ठीक है बॉस, और वो आदित्य की गाड़ी का पीछा करने लगा। वो दोनों लोनावला पहुंचने वाले ही थे। इस बीच दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की और फिर आदित्य ने अपनी गाड़ी एक होटल के सामने लाकर रॉन की। आदित्य काशवी के पास जाता और कहता है, मैंने हम दोनों के लिए एक ही रूम बुक किया है क्योंकि बाहर वालों की नजरों में हम मिस्टर एंड मिसेस सिंह हैं। काशवी ने इस बात में कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य आगे बढ़ गया और काशवी उसके पीछे पीछे चल रही। दोनों कमरे में पहुंचते हैं। आदित्य ने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूं। वो फ्रेश होने गया और काशवी खिड़की के पास खड़ी थी। आदित्य थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर निकलता है और बैग में जाकर लेट जाता है। उसके बाद काशवी भी वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है। वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो बेड की ओर देखकर कुछ सोचने लगती है। फिर वो जाकर सोफे पर ही लेट जाती है। आदित्य अभी सोया नहीं था। उसने अपना हल्का सा सर उठाकर सोफे की तरफ देखा तो काशवी को उसने सोफे पर लेटते हुए देखा। उसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद दोनों को नींद आ गई और दोनों सो गए। सुबह जब आदित्य की नींद खुली और वो उठकर बैठा तो सबसे पहले उसकी नजरें सोफे पर लेटी काशवी पर गई और वो उसे एकटक देखता ही रहा। वो सोते वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर आदित्य ने अपना सर झटका और बाथरूम में नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद वो जब बाहर आता है तो काशवी सोफे पर बैठी हुई थी और वो आदित्य के बाहर आने का वेट कर रही थी। आदित्य जैसी बाहर आया, काशवी ने उससे पूछा, आप तो मीटिंग में जा रहे हैं। आदित्य ने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है, शायद हम इसीलिए यहाँ पर आए थे ना, तो आप कब तक लौटेंगे। आदित्य ने उसको जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें कमरे में अच्छा नहीं लगे तो तुम बाहर तक जा सकती हो, और हाँ, रूम सर्विस में फोन लगाकर जो भी खाना हो वो मंगा सकती हो। आपकी आंखें ठीक है ना, कल आपकी आंखों में। वो अपनी बात पूरी कर पाती कि आदित्य पलटकर उसके पास आता है और गुस्से में उससे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं जियो या मरूं, मेरे साथ कुछ भी हो तुमसे मतलब, और ये नौटंकी दिखाना बंद करो, जैसे बहुत ही फिक्र है तुम्हें मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। तुम सिर्फ नाम के लिए मेरी बीवी हो, और 2 दिन से तुम्हारे ड्रामे देखकर ना मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रही है। और काका में तो पता नहीं तुमने क्या जादू किया है, जब देखो तब तुम्हारे ही गुणगान करते रहते हैं, और तुम्हारी वजह से आशी भी मुझसे गुस्सा है। मैं कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। जितना मुझसे दूर रहोगी उतना ही तुम्हारी जिंदगी उतनी ही आराम से कटेगी और उतनी ही तुम्हें तकलीफ से भी कम होंगी।
आदित्य ये सब बातें बहुत ही तेज आवाज और गुस्से में कह रहा था। काशवी उसकी बात सुनकर सहम सी गई थी। आदित्य अपनी बात कहकर रूम से बाहर निकल गया। काशवी कमरे में बैठकर बोर हो रही थी तो वह होटल के बाहर खुली हवा में टहल रही था। वो लोनावला के मौसम को एंजॉय कर रही थी। क्योंकि वो पहली बार लोनावला आई थी, उसे यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर वो इस बात से बेखबर थी कि कोई दो नजरें उसे देख रही है। आदित्य जब मीटिंग से लौटकर आ रहा था तो उसे रुद्र वाधवा को कॉल आता है। आदित्य उनका कॉल उठाता है। रुद्र वाधवा उसे बताते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का बहुत देर से पीछा किया जा रहा है, बचकर रहना। आदित्य ने कहा जो भी है वो, लगता है उसकी अपनी जिंदगी से मन भर गया है शायद। मैं फोन रखता हूं। उसके बाद वो कार ड्राइव करके कुछ सोचने लगता है। वो होटल वापस आ जाता है। वो अपने कमरे में जब आता है तो देखता है वहां पर काशवी नहीं है। काशवी को कमरे में ना पाकर वो उसको वॉशरूम में जाकर देखता है, उसे वहां भी काशवी नहीं मिलती। जब उसे काशवी कहीं नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाते हैं। वो रूम के बाहर आकर देखता है, फिर वो सोचता है कहीं किसी ने उससे कुछ, और वहां के स्टाफ से पूछता है तो स्टाफ ने कहा उसे नहीं पता। उसकी बात को सुनकर आदित्य रिसेप्शन में जाता है तो रिसेप्शन में भी उसे यही पता चलता कि किसी ने काशवी को नहीं देखा। आदित्य को इन सब का जवाब सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है। वो सबको वहीं पर डांटने लगता है, यहाँ मेरी वाइफ नहीं मिल रही है और आप लोगों को पता नहीं कि वो गई कब है और कहाँ। होटल में आए हुए गेस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको पता नहीं है कि मेरी वाइफ गई कहाँ है। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप लोग। होटल के मैनेजर उसकी आवाज सुनकर आ जाता है। उसको जब ये सारा माजरा पता चलता है तो वो आदित्य को सॉरी बोलता है। आदित्य गुस्से में होटल के बाहर जाता है। वो अपनी कार में बैठने जाता है कि तभी उसकी नजर बाहर खड़ी काशवी पर जाती है, जो इस वक्त ठंडे से अपने दोनों हाथों से एक दूसरे की बाजू में रब कर रही थी। आदित्य ने जैसे ही उसे देखा तो उसे कुछ सुकून मिला। वो तेज कदमों से चलकर काशवी के पास जाता है और उसे डांटते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी ठंड में। आदित्य उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें रूम में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर ठंड में खड़ी हो। तभी काशवी ने उससे कहा आप ही ने तो कहा था कि मुझे कहीं नहीं जाना है और अगर मैं रूम में बोर हूं तो मैं होटल के बाहर आकर घूम सकती हूँ, इसीलिए मुझे रूम में बहुत ही बोर फील हो रहा था। बाहर का मौसम अच्छा था तो मैं बाहर आ गई। आप भूल गए क्या आपने ही सुबह मुझसे क्या कहा था। आदित्य को अब अपनी कही हुई बात याद आती है। हाँ, लेकिन ये थोड़ी नहीं कहा था कि ठंड में घूमना, और मुझे पता चला कि तुम बहुत देर से रूम में नहीं थी, इतनी देर से तुम बाहर ही टहल रही हो, अब अंदर चलो। काका ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए भेजा था, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं भेजा था। पता चला बीमार होकर बैठ गई और तुम्हारी वजह से मुझे भी परेशानी होगी। काशवी और आदित्य अंदर जाने लगते हैं। जब काशवी अंदर जा रही थी तो सारे स्टाफ मेंबर्स होटल के उस एकटक नजरों से देख रहे थे। सबकी नजरें काशवी पर थी। उनकी नजरें खुद पर पड़ते देखकर वो थोड़ा सा अजीब फील करने लगी। दोनों कमरे में पहुंचते हैं। आदित्य कहा मैं काफी थक गया हूँ, शावर लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद काशवी का रूम नॉक होता है। वो रूम ओपन करती है तो सामने एक वेटर खड़ा था और एक फीमेल स्टाफ जो रूम साफ करने आई थी। वेटर खाना अंदर रखता है और स्टाफ रूम साफ करने लगती है। तभी उस फीमेल स्टाफ ने पूछा मैडम आप चली कहाँ गई थी। आपको पता है आपके हस्बैंड आपको ढूंढ रहे थे, वो कितना परेशान हो गए थे जब आप नहीं मिली उन्हें। उन्होंने तो पूरा होटल में सर पर उठा लिया था। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते आप मिल गई। तुम्हें उनकी आंखों में मेरे लिए परेशानी दिख रही थी। जी वो काफी परेशान थे। जब वो आए थे तब तो नॉर्मल थे, वरना जब तक आप नहीं मिली तब तक उनके चेहरे में उनकी बेचैनी साफ झलक रही थी। और उन्होंने सबको डांट भी बहुत लगाई। हमारे तो मैनेजर साहब भी सहम गए थे उनका गुस्सा देखकर। भगवान ही जाने आप कैसे रहती हैं उनके साथ। ये सब कहने के बाद उस स्टाफ ने पूरा रूम क्लीन किया और वहां से चले गई। काशवी बार बार स्टाफ की कही बातें याद कर रही थी और वो मन में सोच रही थी क्या सच में वो मेरे लिए परेशान थे। लेकिन सुबह तो जब मैं उनके लिए परेशान थी जब, तो वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और खुद मेरी फिक्र कर रहे हैं। वो मुझे बाहर लेने आए थे तो मुझे भी उनके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। तो क्या सच में वो मेरे लिए परेशान थे। आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। आदित्य ने ट्राउजर पहना था लेकिन उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। उसने गले में टॉवल डाल रखा था जिससे वो अपने गीले बालों को सुखा रहा था। काशवी ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। आदित्य जब शर्ट लेने के लिए घूमता है तो देखता है कि काशवी नजर दूसरी तरफ थी। वो अपनी शर्ट लेने जा रहा था
और काशवी विंडो की तरफ जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ देखने की वजह से वो आदित्य को आता को नहीं देख पाए और आदित्य से टकरा गई। वो गिरने वाली थी कि आदित्य ने उसको पकड़ लिया और काशवी के हाथ अचानक ही आदित्य के कंधों में चले गए। उसकी आंखें बंद थी डर की वजह से, लेकिन आदित्य की आंखें खुली हुई थी। वो काशवी का डरा हुआ चेहरा देख रहा था। उसने कहा, तुम आंखें खोलो, कछु नहीं हुआ। काशवी ने आंखें खोली तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं आंखें खोलने को कह रहा हूं और तुम फिर से आंखें बंद कर रही हो। काशवी ने कहा, अपने शर्ट नहीं पहना है और ये आंखें बंद करके कौन चलता है? खुद तो गिरने वाली थी और मुझे भी गिराने वाली थी। तो काशवी ने कहा, आपने शर्ट नहीं पहनी थी, इसीलिए मैं दूसरी तरफ देखकर चल रही थी। क्या? तो फिर तो तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ही वॉशरूम से ऐसी निकलता हूँ। रुको, मैं भी शर्ट पहनता हूँ। उसने सोफे में रखी शर्ट उठाई और उसे पहन ली और उससे कह लो, अब खुश। हमें अगले 10 मिनट में निकलना है, अपना बैग जल्दी से पैक करो। दोनों होटल से चेकआउट करते हैं। इस वक्त दोनों रास्ते में थे कि तभी आदित्य ने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, जिस वजह से काशवी सही से बैठ नहीं पा रही थी। कभी इधर कभी उधर गाड़ी के डायरेक्शन के साथ हो रही थी। उसने आदित्य को कहा, आप ये कैसी गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड धीरे कीजिए। लेकिन वो अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे नहीं करता कि तभी उसकी गाड़ी के सामने दो गाड़ियों का रुकती है और दो पीछे की तरफ आकर रुकती है। आदित्य ने काशवी से कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक गाड़ी से उतरना नहीं। तभी सामने गाड़ी से एक आदमी आकर उतरता है। वो बाहर आकर आदित्य की गाड़ी के सामने खड़ा होकर के आता है। आदित्य प्रताप सिंह, बहुत हो गया ये चूहा बिल्ली का खेल, अब थोड़ी आमने सामने की लड़ाई हो जाए। आदित्य गाड़ी से उतरता है और धीरे धीरे कदम रखकर उसके पास जाता रहता है। राका, मुझसे मिले बगैर 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता ना, तभी तो कुछ ना कुछ करके मुझसे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हो। बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो यार तुम। इतनी बेवकूफ़ी क्यों मुझे तुमसे की नहीं? तुम मेरा पीछा करोगे और तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? अगर पता चल ही गया होगा तो भी क्या, हम सबने तो तुम्हें घर के रखा हुआ है ना, और तुम अभी हमारे चंगुल में हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये जो लड़की तुम्हारे साथ कल से है ये कौन है? तुमसे मतलब वो कोई भी हो? आदित्य ने कहा। अरे मतलब क्यों नहीं होगा, इतने खास दुश्मन हो तुम मेरे? तुमसे जुड़ी हर चीज मेरे लिए उतनी ही खास है। तेरी दुश्मनी मुझसे ना, तुम मुझसे यह अपनी दुश्मनी निकाल किसी और को हमारी दुश्मनी के बीच में मत ला, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राका काशवी अंदर से उन दोनों की बातें सुन रही थी और वो मन ही मन बहुत डर भी रही थी, क्योंकि पीछे की तरफ भी 7-8 लोग खड़े थे और आगे की तरफ भी। राका ने अपने आदमियों को इशारा किया तो पीछे खड़े आदमियों ने आदित्य की गाड़ी में गोलियां चलाई। अचानक से काशवी की चीख निकलती है। उसको इस तरीके से चिल्लाने से आदित्य ने उसका नाम पुकारा, काशवी। वो 2 कदम आगे बढ़ता है कि काशवी कानों में अपनी हथेलियां रखे हुए सर ऊपर करती है, जिससे आदित्य को पता चलता है कि काशवी एकदम ठीक है। गोली चलने की वजह से गाड़ी के शीशे टूट गए थे, जिसके कांच अंदर की तरफ भी गिरे थे और बाहर की तरफ भी, और टायर भी पंचर हो गए थे। गोलियों की आवाज की वजह से काशवी की चीख निकली थी। आदित्य अचानक से राका की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ उठाकर उसके मुंह पर मारता है, जिससे लाकर 10 कदम पीछे की दूरी पर गिरता है। वहां पर जितने भी आदमी खड़े थे सब ने आदित्य की तरफ गन तान दी थी। काशवी ने जब ये देखा तो वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गई। सारे आदमी और ने अब काशवी की तरफ बंदूक की तान दी थी। काशवी सब देखकर बहुत ही डर गई थी। आदित्य ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे अपने पीछे कर लिया। अपनी अपनी बंदूकें के नीचे करो, वरना मैं कह रहा हूं आइंदा से बंदूक उठाने लायक तो क्या शौचालय जाने लायक तक नहीं रहोगे। और मैंने कहा था दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे निकालो, किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ना मैं किसी के परिवार को बीच में लाता हूँ और ना मुझे पसंद है कि कोई मेरे परिवार को हमारी दुश्मनी के बीच लाए। और तुझे जाने नहीं कौन है तो सुन, बीवी है मेरी, आदित्य प्रताप सिंह की बीवी मिसेज काशवी। आदित्य प्रताप सिंह इसलिए कह रहा था कि दूर रहो इससे, लेकिन तुम माने नहीं तो अब भुगतो, और अपने होने वाले हश्र के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहते ही आदित्य ने उन सब की तरफ गन से शूट करना शुरू कर दिया। काशवी ने आदित्य की बाजू में अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर दी थी, वह उससे बिल्कुल चिपक कर खड़ी थी। आदित्य ने अपने पैरों से छोटी रिवाल्वर निकाली, एक अपने लेफ्ट पैर और एक अपने राइट पैर से। दोनों हाथ से उसने चारों ओर बंदूक से शूट करना शुरू कर दिया। कई बार आदित्य नीचे झुका और साथ में काशवी को भी अपने साथ झुकाया, लेकिन उसने गोली चलाना बंद नहीं की। कई बार गोलियों से बचते हुए और काशवी को बचाते हुए वो शूट कर रहा था। कई आदमियों को तो उसने अपने हाथों से मारा था।
वो भी इतनी बुरी तरीके से कि बहुत लोगों के तुम उससे आवाज भी नहीं निकल रही थी और थोड़ी देर में ही राका के सारे आदमी घायल जमीन पर पड़े थे। रखा इसी लड़ाई का फायदा उठाता है और वो अपनी गाड़ी के पीछे से जाकर अदित्या के पीछे छिपी काशवी के सर पर बंदूक तान देता और अदित्या से कहता है, अदित्या बस रुक जाओ, बहुत हो गया, एक बार पीछे मुड़ के तो देख लो। अदित्या ने जब देखा तो एकदम दंग रह गया। काशवी एकदम घबराई हुई सी खड़ी थी, उसके माथे में इस वक्त पसीना था और राका उसके सर पर बंदूक ताने हुए मुस्कुरा रहा था। राका ने कहा, तुम्हारी शादी होकर हमें पता भी नहीं चला। अरे इतनी भी क्या दुश्मनी की, अपनी शादी में ही नहीं बुलाया। खैर जो भी हो बेचारी तुम्हारी बीवी की किस्मत बड़ी खराब है, कुछ ही दिन हुए हैं शादी को और अब भगवान को प्यारी होने जा रही है। अदित्या ने अपने हाथों की मुट्ठी बांधे ली, अपने दांत पीसते हुए कहा, लाकर तूने सही नहीं किया। उसने आगे की तरफ अचानक से कदम बढ़ाकर गाड़ी से एक छोटी सी मशीन निकाली और उसको ऑन कर दिया। उसके ऑन करते ही उस जगह पर धुआं ही धुआं हो गया। राका अपनी आंख रब लगा क्योंकि धुएं की वजह से उसकी आंखों में बहुत जलन हो रही थी। लेकिन फिर भी राका ने बंदूक काशवी की तरफ चला दी कि तभी अदित्या ने उसको धक्का दिया और गोली अदित्या के बाजू में आकर लगी। काशवी उसके धक्का देने से 4-5 कदम आगे बढ़ गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो अदित्या के बाजू में गोली लगी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अदित्या जी। आज उसने ने पहली बार काशवी के मुंह से अपना नाम सुना था। इस दर्द के बीच में भी वो कुछ पल अपना दर्द भूल गया और काशवी को देखने लगा। काशवी दौड़ की अदित्या के पास आती है और उसका हाथ पकड़ करती है और उसके हाथों को देखने लगती है। काशवी के हाथों से बहतर खून देकर काशवी बहुत ज्यादा घबरा गई और वो रोने लगी। अदित्या जी, आपका तो बहुत खून बह रहा है, आपको गोली लगी है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अदित्या ने उससे कहा, मैं ठीक हूं। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और राका के पास जाकर उसके बाल पकड़कर उसने गाड़ी के विंड में उसका सर पकड़कर पटक दिया। उसने 2 से 3 बार उसके सर को ऐसे ही शीशे में मारा जिसे राका काफी घायल हो गया और गाड़ी का शीशा भी टूट गया। अदित्या ने गुस्से में कहा, मना किया था ना, उसकी तरफ आंख उठाकर मत देखना, मना किया था कि मेरे परिवार को हमारी दुश्मनी के बीच मत लाओ, मना किया था कि नहीं किया था। और एक बार फिर कहकर उसने उसका सर गाड़ी में पटका। ये सब देखकर काशवी बहुत ज्यादा घबरा गई और वो दौड़कर अदित्या के पास आती है और कहती है, आप ये सब रहने दीजिए, वैसे भी ये बहुत घायल हो चुके हैं, अब चलिए यहाँ से, आपको गोली लगी है, तुम बहुत खून बह रहा है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, हमें गोली निकलवा नहीं होगी कैसे भी करके। तभी वहां पर राका के जितने भी आदमी घायल पड़े थे, जिनमें से किसी का हाथ टूटा था तो किसी का पैर, उसमें से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, भैया इसमें तो सही कहा था, हम कल से शौचालय जाने लायक नहीं रहेंगे। तभी दूसरे आदमी ने कहा, हम तो क्या हमारे बॉस भी नहीं रहेंगे। उनकी इस बात पर अदित्या उनकी तरफ देखता है और कहता है, इसीलिए कहता हूं मेरी बात मान जाओ, मैं जो कहता हूं वह करता हूं। अदित्या की कार खराब थी, इस वजह से वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। अदित्या का बहुत खून बह रहा था पर काशवी को बहुत डर लगता था। उसकी ये हालत देखकर अदित्या की आंखें बंद होने लगी थी। उस रास्ते से कोई भी नहीं निकल रहा था क्योंकि गुंडों से बचने के लिए अदित्या कौन से रास्ते में गाड़ी को चलाकर ले आया था उसे भी नहीं पता था और काशवी भी इन रास्तों से बिल्कुल अनजान थी। तभी उसे कुछ ही दूर पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। काशवी ने अदित्या को वहीं एक पेड़ के पास बिठाया और दौड़ के झोपड़ी में गई। वहां पर एक बूढ़ी महिला थी जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी। काशवी ने उनसे मदद मांगी और कहा, मेरी मदद कीजिए अम्मा, मेरे पति को गोली लगी है, उनका बहुत खून बह रहा है, यहाँ दूर दूर तक और कोई नजर नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उन बूढ़ी अम्मा ने कहा, चलो कहाँ है तुम्हारा पति, मुझे लेकर चलो, उसके पास काशवी है, उन्हें उसी जगह लेकर जाती है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा अस्पताल तो यहाँ से दूर है और ये भी गांव का किनारा है, अस्पताल जाते जाते करीब 1 घंटा लग जाएगा, तुम इसे मेरी कुटिया में इसे लेकर चलो, मुझे आयुर्वेद का ज्ञान है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ इसके लिए। काशवी ने अदित्या को उसके कंधे से पकड़कर उठाया, वो होश में नहीं था, फिर भी वो चलने की कोशिश रहा था। वो झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, सबसे पहले तो हमें ये गोली निकालनी होगी। काशवी ने कहा, यह कैसे होगा, यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं है और गोली निकलना कोई आसान बात तो नहीं है, कुछ भी गलती हुई तो क्या होगा। अम्मा ने कहा, कुछ नहीं होगा, वक्त रहते इसके शरीर से गोली निकलना जरूरी है, वरना तुम देख ही रही हो इसकी हालत क्या हो रही है। थोड़ी देर बाद वो चाकू लाती है और काशवी से कहती, बेटा मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, तुम ही गोली निकाल दो। काशवी ने कहा, नहीं अम्मा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है। अदित्या आधे होश में दोनों की बातें सुन रहा था। उसने अम्मा के हाथ से चाकू लिया और खुद की बाजू से गोली निकालने लगा।
काशवी ने उसे कहा, आदित्य जी आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन बहुत देर की कोशिश के बाद आदित्य ने अपनी गोली निकाल ली। गोली निकलते ही वो काफी दर्द में चिल्लाया। अम्मा ने कहा कि मैं अभी आती हूँ, कुछ जड़ी बूटी लेकर। अम्मा चली गई। कुछ देर में वो जंगल से कुछ चुनिंदा जड़ी बूटी लेकर आई। उन्होंने उसको पीसा और काशवी से कहा कि तुम ये अपने पति की चोट में लगा दो, ये बहुत ही असरदार है। काशवी ने उनसे कहा, इन्हें गोली लगी है, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। तभी अम्मा ने कहा, आयुर्वेदा से भी बड़े बड़े इलाज हो सकते हैं और मुझे ये ज्ञान मेरे पिताजी से मिला था। यकीन मानो ये जड़ी बूटी बहुत ही असरदार है। मैं ये तो नहीं कहती कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, इन जड़ी बूटियों के असर से इसे कुछ आराम मिलेगा। अम्मा उसको कहती है, तुम ये लगाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काशवी आदित्य के पास जाती है। आदित्य इस वक्त एक खाट में लेटा था। इस वक्त उसे होश नहीं था। काशवी जाकर उसके बगल में बैठती है और धीरे धीरे उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। आदित्य की शर्ट उतारने के बाद उसने देखा तो आदित्य को और भी कई घाव आए थे, जो लड़ने की वजह से आए थे। इस वजह से उसकी शर्ट भी एकदम खून से लथपथ थी। उसकी ये हालत देखकर काशवी की आंखों में आंसू आ गए और उसे वो मंजर याद आ गया जब आदित्य ने उसको गोली लगने से बचाया था और खुद उसके सामने आ गया था। काशवी ने लेप लिया और हल्के हाथों से उसके घाव में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो कई बार कभी उसकी हथेलियों में तो कभी आदित्य के शरीर में गिरते। उसको दवाई लगाने के बाद वो अम्मा के पास जाती और कहती है, उन्हें होश कब तक आएगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मा ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पति को लेकर तुम परेशान हो, लेकिन यकीन मानो ये जड़ी बूटी अपना असर जरूर दिखाएंगी और गोली भी निकल चुकी है, इसलिए घबराने की भी ज्यादा बात नहीं है। इसे सुबह तक होश आ जाएगा और उसके बाद तुम इसे यहाँ से लेकर जा सकती हो। तुम काफी थकी हुई लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तो काशवी ने उनसे कहा, नहीं अम्मा, आपने वैसे भी हमारी बहुत मदद की है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उसके बाद काशवी ने चूल्हे में अम्मा और अपने लिए चाय बनाए। चाय पीने के बाद अम्मा उससे कहती है, जाओ जाकर तुम अपने पति का ख्याल रखो। अम्मा वही चौके के पास सो गई। उनके घर में एक ही खाट थी, इसीलिए काशवी जमीन में बिस्तर बिछाकर आदित्य के पास ही बैठ गई। उसने अपने हाथ मोड़कर खाट में रखा था और उसी के ऊपर अपना सर रखकर एक तक आदित्य को देख रही थी। उसे इस तरीके से देखते देखते ही उसे नींद आ जाती है और अपना सर खाट में टिकाकर सो जाती है। आदित्य की आधी रात में हल्की नींद खुलती है। उसने काशवी को बैठे हुए ही खाट में सोते हुए देखा। उसकी आंखें पूरी तरीके से खुली नहीं थी। अपनी धुंधली आंखों उसे देखकर वो फिर से नींद के आगोश में चला गया। सुबह जब हुई तो आदित्य की धीरे धीरे आंखें खुलती है। वो जब जगा तो सबसे पहले उस तरफ देखता जहां पर काशवी बैठी थी। जब उसने उधर देखा तो काशवी वहां नहीं थी। वो ये देखकर अचानक से खाट में उठकर बैठ गया और धीमी आवाज में पुकारता है, काशवी, काशवी, अम्मा। लेकिन उससे जवाब नहीं मिला और वो खड़ा होता है और धीरे धीरे करके बाहर आता है। उसको आवाज लगाते हुए बाहर आता है, काशवी। कमजोरी की वजह से उसकी ज्यादा तेज आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बाहर देखा जहां अम्मा गायों को चारा खिला रही थी। वो उसने पास जाता है और उनसे जाकर पूछा, काशवी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। अम्मा ने कहा, हम भी तो अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठे हैं, तब अभी बिटिया नहीं थी। ये सुनकर आदित्य घबरा गया और कहा, क्या कहीं वो लोग फिर से तो नहीं आए थे? राका क्योंकि कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, कहीं उसने उसे कुछ। वो अपनी बात पूरी कर पाता कि उसे पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ आदित्य जी, किसी ने भी मुझे कुछ नहीं किया। मैं तो यही पास के कुएं से पानी लेने गई थी, घर में पानी नहीं था ना। काशवी ने अपने दोनों हाथों से पानी से भरी बाल्टी उठा रखा था। उसने उसे रखते हुए कहा, और आप उठ क्यों गए? आपको बाहर आने की क्या जरूरत थी? आप शांति से लेटे रह सकते थे ना, आपको गोली लगी थी। आदित्य जी चलिए अंदर और आराम कीजिए, आपको उठना नहीं है। आदित्य ने कहा, मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और ये मेरा रोज का ही काम है। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने अम्मा को भी काफी परेशान कर लिया है, घर में भी सब परेशान हो रहे होंगे। अम्मा ने उससे कहा, अरे नहीं बेटा, हम परेशान नहीं हुए हैं, और रही बात तो तुम्हारी पत्नी सही कह रही है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। थोड़ी देर में चले जाना, लेकिन अभी आराम कर लो। लेकिन आदित्य ने दोनों में से किसी की बात नहीं मानी और कहा, नहीं मुझे जाना है। अम्मा आपने मेरा ख्याल रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। काशवी ने कहा, लेकिन आदित्य जी हम जाएंगे कैसे? उसकी फिक्र तुम मत करो। आदित्य ने किसी को फोन लगाया और कहा, यहाँ की लोकेशन ट्रेस करो और कुछ देर में एक गाड़ी भेजो दूसरी तरफ से। कि आदमी ने कहा, जी बॉस। कुछ देर बाद वहां पर एक गाड़ी आती है। आदित्य ने कहा, चलो अब।
काशवी ने अम्मा से कहा, अम्मा आपका धन्यवाद, आप नहीं होती तो शायद मेरे पति की हालत बहुत खराब हो सकती थी। आपने उनकी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया आपका। नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं। और फिर तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो, उसकी आधी जान तो तुम्हारे प्यार से ही बच गई। अम्मा की बात सुनकर आदित्य काशवी की तरफ देखता है और काशवी भी आदित्य की ओर देखती है। दोनों की नज़र जब एक दूसरे से टकराती है तो दोनों नज़रें फेर लेते हैं। ठीक है अम्मा, अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़े और गाड़ी में जाकर बैठ गए। रास्ते में दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन काशवी को अभी भी आदित्य की फिक्र हो रही थी। उसने आदित्य से कहा, हमें एक बार आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, काफी ब्लड लॉस हुआ है आपका। आदित्य ने अपनी उसी रूड वॉइस में कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, तुम देख सकती हो। नहीं आदित्य जी, आप ठीक नहीं है, अब बहुत कमजोर लग रहे हैं। और फिर एक बार डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है। डॉक्टर के पास चलिए ना एक बार, वो आपका चेकअप कर लेंगे, आपको दवाइयां देखकर आपके घाव में अच्छी तरीके से पट्टी कर देंगे, तुम मुझे भी थोड़ी राहत मिलेगी। तुम्हें क्यों राहत मिलेगी, चोट तो मुझे लगी है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। फिर तो आप मेरे पति हैं, कल से मेरा क्या हाल हुआ है आपको पता है। अचानक से अपने कहे शब्दों का ध्यान आते ही काशवी खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। उसने फिर से उसकी ओर देखकर कहा, प्लीज चलिए ना। आदित्य भी उसकी बात मान जाता है, ठीक है चलो। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर आदित्य का चेकअप करते हैं और काशवी से कहते हैं, वैसे तो इन्हें 2 दिन कम से कम हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है, क्योंकि इनको ब्लड लॉस होने की वजह से इनकी बॉडी काफी वीक हो गई है। सही वक्त में गोली निकलने की वजह से ये बच गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अभी ठीक नहीं है। उनकी बात सुनकर आदित्य ने कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की, मैं जा रहा हूँ। वो उठकर आगे बढ़ा कि काशवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं आप नहीं जा रहे हैं, सुना नहीं आपने डॉक्टर ने क्या कहा, आप डॉक्टर तो नहीं है ना। डॉक्टर आपसे ज्यादा जानते हैं, देखिए प्लीज मान जाइए, 2 दिन ही तो हॉस्पिटल में रहना है। आदित्य ने गुस्से से कहा, तो मेरा काम कौन करेगा, बोलो। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं रह सकता यहाँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप, इस हालत में भी आप काम करेंगे। मैंने कहा ना, आपको 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, वरना मैं काका से कह दूंगी। इस वक्त तो आदित्य की काशवी के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती थी। आदित्य ने कहा, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहूंगा, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल की फैसिलिटी मैं घर पर प्रोवाइड करवा लूंगा। उसने डॉक्टर से कहा, देखिए अब मैं क्रिटिकल कंडीशन में तो हूं नहीं जो मुझे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है, बाकी ठीक होने के लिए आप मेरे घर में डॉक्टर और नर्स भेज दीजिए, और जो भी जरूरी सामान है मैं आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। काशवी भी अब ज्यादा कुछ नहीं कहती। डॉक्टर ने कहा, ठीक है जैसा आप कहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीवी के आगे किसी की भी नहीं चलती, फिर चाहे कोई भी हो। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी बात माननी पड़ी, भले ही हॉस्पिटल में ना रहकर घर को ही हॉस्पिटल बनाना पड़ा। डॉक्टर की ये सुनकर आदित्य उनको घूर के देखता है और काशवी उनकी बात सुन आदित्य की तरफ देखती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त डॉक्टर भी उसको इस तरीके से देखकर डरे नहीं और मुस्कुराते हुए उसके बगल से निकल गए। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। सबने जब आदित्य के हाथों में बंधी पट्टी देखी तो सब घबरा गए। आशी दौड़कर आदित्य के पास आकर घबराती हुई आवाज में कहती है, भैया आपको ये क्या हुआ है, आपके हाथ में ये पट्टी क्यों बंधी है। हाँ भाई बोलिए। पुष्पेंद्र ने पूछा, बताओ आदित्य सब कैसे हुआ है। रेहान भी उससे पूछता है, भाई बताइए ना, हम सब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। पुष्पेंद्र ने काशवी से पूछा, काशवी तुम बताओ कि सब कैसे हुआ। काशवी ने फिर सारी बातों ने बताई। पुष्पेंद्र ने गुस्सा होते हुए और दांत पीसते हुए कहा, उन लोगों को तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा, कहीं के लायक नहीं छोड़ूंगा, उनकी वजह से मेरे बच्चे का ये हाल हुआ है। काशवी ने कहा, काका इन्हें आराम की जरूरत है। पुष्पेंद्र ने कहा, तुम इससे कमरे में लेकर जाओ। काशवी उसको पकड़ने वाली होती है कि आदित्य ने उसको अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है और खुद 2 आगे चलने लगता है। काशवी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं, उनके साथ एक नर्स भी थी और कुछ मशीन भी। काशवी ने वो सब कमरे में अरेंज करवाया। सब इस वक्त आदित्य को सब घेर कर खड़े हुए थे। तभी डॉक्टर ने कहा, देखिए अब घबराने की कोई बात भी नहीं है, आप सब चाहे तो अपने अपने कमरे में जा सकते हैं, यहाँ नर्स है, इनका ध्यान रखने के लिए है। उनकी बात सुनकर सबको चैन मिलता है। डॉक्टर ने कहा, इस तरीके से खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, आप सब अपने कमरे में जा सकते हैं, ये घर में ही है।
आप जब चाहे उनसे मिलने आ सकते हैं। अदित्य ने भी कहा, हाँ, आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सब अपने अपने रूम में जाइए। सब कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सबसे आखिरी में काशवी होती है। वो बार बार पीछे मुड़कर अदित्य की तरफ देख रही थी, जैसे कि वो इस कमरे से जाना ही नहीं चाहती है। अदित्य भी तिरछी नजरों से उसको ही देख रहा था। थोड़ी देर में काशवी से कमरे से बाहर निकल जाती है और वो भी लेट के आराम करने लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।